हेलो स्टूडेंट्स, मज़ा आया। अब मैं तुम्हारे लिए एक और नई चीज़ लाया हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। बहुत 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 सारा प्यार मिल रहा है, इतनी मज़ा कभी नहीं आई। मुझे इतना मज़ा आ रहा है, फिजिक्स से ज़्यादा मुझे तुमको पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, ऐसा लगता है एक दिल से लग जा रहा है। तुम्हारे जो प्यार है यूट्यूब पे मुझे दिख रहा है, बहुत मस्त मज़ा आ रही है, तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। देखो स्टूडेंट, स्टार्टिंग से ये टॉपिक नहीं, मतलब चैप्टर्स बहुत सारे बीच में हम डायरेक्ट थर्ड चैप्टर से स्टार्ट किया है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वापस अपना प्यार बांटते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और मेरी फैमिली को बढ़ाइए, ठीक है। और जितने भी मेरे पुराने वीडियोस हैं, अगर तुमको अपना बेसिक नॉलेज क्लियर करना है तो वो तुम इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। चलो अब फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन बाबा का मोशन का लॉ, भाई मोशन का मूवमेंट का लॉ न्यूटन बाबा ने दिया। अब देख लेते हैं क्या। तो मोशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फोर्स के बारे में। क्या होता है फोर्स? फोर्स क्या होता है? तो फोर्स तो बचपन से सीखा है कि क्या होता है कि धक्का दो या खींचो, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड, ये एक्सटर्नल एजेंसी क्या दिया हुआ है कि फोर्स एक्सटर्नल एफर्ट है, या तो पुश करो या तो पुल करो। ये पुश और पुल से होगा क्या? पुश और पुल से होगा क्या? पुश और पुल से होगा तीन चीजें जनरली याद रखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है कि पहला हम ऑब्जेक्ट को धक्का दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम ऑब्जेक्ट को खींच सकते हैं। तीसरा हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। या फिर मैं ऐसा ही बोलूं कि पहला जो केस देखूं मैं, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो मैं धक्का देकर, फोर्स देकर उसको मोशन में ला सकता हूं। अरे वाह, ये तो सर कुछ नया थोड़ी बताया आपने, मैंने कब बोला नया बताया, ठीक है। पर नॉलेज तो लेना पड़ेगा वापस जो पुराना था। दूसरा चीज, अगर कोई मोशन में ऑब्जेक्ट है तो उसको रेस्ट में ला सकता है रोक कर, ठीक है। जो थर्ड है क्या है, क्या करेगा? डायरेक्शन चेंज कर देगा, चेंज डायरेक्शन चेंज कर देगा मोशन की, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। चलो भाई, ये तो समझ में आ गया फोर्स के बारे में, इतना ही समझना है, कुछ ज़्यादा नहीं है। चलो अब थोड़ा थोड़ा पीछे ले जाते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले एरिस्टोटल आया। एरिस्टोटल ने अपनी फेलिसी, उसके अंदर मतलब एरिस्टोटल ने अपनी थियरी दी, और फेलिसी मतलब उसका मैंने फ्लॉ भी निकाला है। तो देखते हैं। तो एरिस्टोटल क्या बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमको कंटिन्यूस मूवमेंट में रखना है तो हमको कंटिन्यूस धक्का देना पड़ेगा। बात तो सही है, अपने कुछ भी ऑब्जेक्ट चलाते हैं तो वो थोड़े टाइम जाकर रुक जाता है, तो उसकी बात तो सही थी कि हमको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर कंटिन्यू मोशन में रखना है, चलते ही देना, कांस्टेंट मोशन रखना है उसको, तो उसको भाई धक्का मारते रहो, धक्का मारते रहो, धक्का मारते रहो, ठीक है। बट उस बेचारे को पता तो था नहीं कि फ्रिक्शन नाम की भी चीज होती है। तो बस वही बोल रहा है कि जब भी ऑब्जेक्ट रोल हो रहा है फ्लोर के ऊपर, तो हो क्या रहा है, उसमें भी फोर्स भी एक्ट हो रही है, तो उसको पता नहीं था। अभी तो एक्सटर्नल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही रहा है, तो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ रहा है, ठीक है। तो उसका कहीं ना कहीं आंसर गलत था। उसने क्या बोला, कंटिन्यूस फोर्स देना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस फोर्स तो लग ही रहा है ना, कि नहीं लग रहा? फ्रिक्शन लग रहा है, कंटिन्यूस फोर्स, ठीक है। तो कंटिन्यूस फोर्स लगने के बाद भी वो क्यों रेस्ट पर आ जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज एयर भी होती है जो अपोज करती है। हाँ, अब इसी चीज को अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूं कि अगर ऐसा बोलो सर कि अगर फ्रिक्शन ना हो, कोई अपोजिशन ना हो, तो ऑब्जेक्ट चलता रहेगा कोई एक्सटर्नल फोर्स के बिना। समझ में आया फेलिसी क्या है? कि फ्रिक्शन ही नहीं होता, अपोजिंग फोर्स ही नहीं होती, तो इस दुनिया में जो ऑब्जेक्ट है वो चलता है तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो बस ये बता रहा था। तो ये चीज सुधारने वाला कौन था? गैलीलियो। अब गैलीलियो ने ये कैसे कंक्लूड किया, ठीक है, कोई सपना तो आया नहीं होगा। तो गैलीलियो ने सिंपल एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उसने स्लोप ले लिया, कैसा? फ्रिक्शन लेस स्लोप। ये जितने स्लोप दिख रहे हैं कैसे है? फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन नहीं है इनके अंदर, ठीक है। अब वो पहले केस में क्या करता है, केस ए, देखो ये एक एक्सपेरिमेंट और ये अनदर एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहा है वो, एक स्लोप ले रहा है, दूसरा स्लोप और प्लेन। अब वो करता क्या है, पहले वाले स्लोप ए वाले केस के अंदर ऊपर से बॉल को एक्सेलरेट करता है, तो एक्सेलरेट करके नीचे जाएगा बॉल, ठीक है। दूसरे वाले केस में वो क्या करता है, वो बॉल को स्लोप के ऊपर फेंकता है, ठीक है, तो भी वो वापस कुछ ऊपर ट्रैवल करेगा। थर्ड वाले केस में वो क्या करता है कि ये स्लोप ही हटा देता है, जीरो स्लोप। अब उसको कुछ और सूझा, अभी तक एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन नहीं आया बेटा, ये तो उसका सेटअप तैयार हो रहा है। अब उसने एक चीज क्या की, वो बहुत मजा वाली चीज थी, उसने दोनों स्लोप को मिला दिया। अरे जोरदार किया उसने, क्या क्या, दोनों स्लोप को मिला दिया। अब ये क्या कर रहा है भाई, यहां से है ना बॉल फेंक रहा है, ठीक है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो बॉल जो हाइट पे था यहां पर,
ठीक है, आइडियल कंडीशन फ्रिक्शन लेस है इसके लिए, तो यहां से जाकर वो सेम हाइट ही जा रहा है, वापस कवर कर रहा है। ओहो, एक्चुअल कंडीशन में ऐसा कभी नहीं होगा, जो इनिशियल हाइट होगा उससे फाइनल हाइट हमेशा कम ही आएगी ड्यू टू फ्रिक्शन और अपोजिंग फोर्स। बट अगर ऐसा फ्रिक्शन और अपोजिंग फोर्स ना हो तो क्या होगा, वो फाइनल हाइट जितना इक्वल कवर करेगा। तो ठीक है, तो उसने बोला यार स्लोप है, ऐसा करता हूँ स्लोप को थोड़ा स्लांट बना देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने एंगल कम कर दिया, ये थीटा था और यहाँ पे मैंने थोड़ा थीटा कम कर दिया। ठीक है, थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना बच्चों, कोई नहीं, चलो थीटा को थोड़ा मैंने डाउन कर दिया। अब उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अभी जो है वही सेम कंडीशन, ऊपर से मैंने बॉल फेंका, वो एक्सेलरेट होकर गया ऊपर। अब क्या हो रहा है, वो हाइट तो है वो सेम ही कवर कर रहा है, ठीक है, बट हो क्या रहा है कि उसको डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा। क्या करना पड़ा, डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा, ठीक है, बट हाइट तो उसने सेम ही कवर की। दिस इज ऑल्सो एन आइडियल केस क्योंकि ये फ्रिक्शन लेस है। और उसने थर्ड चीज क्या की पता है, इसी स्लोप को सीधा कर दिया। ठीक है, अब इसने यहाँ इस हाइट से एक्सेलरेट करवाया। अब देखो हमने देखा था कि फाइनल हाइट कवर करनी है उसको, तो चल ही गया, ऊपर चला गया, जब तक वो रीच नहीं हुई तब तक हो गया। अगर मैं स्लोप ही हटा दूं, ठीक है, तो क्या होगा, वो हाइट रीच ही नहीं होगी, वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ठीक है, तो ये वाली केस में क्या हुआ कि वो कांस्टेंट मोशन करता ही रह रहा है। ठीक है, अब दिस इज एन आइडियल केस। क्यों आइडियल केस है, क्योंकि इन सब केस के अंदर फ्रिक्शन को कंक्लूड, मतलब फ्रिक्शन और अपोजिंग फोर्स को हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो यहां से उसने आइडिया लगाया कि अगर तुमको कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में, कंटिन्यूस मोशन में या कंटिन्यूस रेस्ट में लगाना है, रखना है, तो क्या करना है तुमको, कुछ नहीं, उसके एक्सटर्नल फोर्स, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाने चाहिए। ठीक है, मतलब क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोर पे भी चल रहा है तो हमें उतना ही फोर्स लगाना है जितना फ्रिक्शन को कम कर सके। ऐसा नहीं कि ज्यादा फोर्स लगाना है। कितना फोर्स लगाना है, फ्रिक्शन के अपोजिट, जिसको बैलेंस कर सके उतना फोर्स लगाओ, तो क्या होगा, कंटिन्यूस मोशन में चलता जाएगा। और दूसरी चीज क्या कंक्लूड की कि रेस्ट और मोशन कोई ज्यादा एक ही फेज है, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, दोनों के दोनों कांस्टेंट फेज है। चलो, अब जो ये आ गया गैलीलियो का लॉ, तो गैलीलियो का लॉ अच्छे से याद रखना है। क्या लॉ था गैलीलियो का, कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में तो मोशन में रहेगा। कब, जब तक कोई उसके ऊपर जब तक उसका नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, जब तक उसका नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये गैलीलियो का लॉ था। तो हमने फोर्स, एरिस्टोटल फेलिसी और गैलीलियो का लॉ अच्छे से पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बेटा अब पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम के बारे में। सो लीनियर मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, अब ये लीनियर मोमेंटम होता क्या है, उससे पहले क्यों ये जरूरी है पढ़ना। ठीक है, उसका रीजन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फोर्स का इफेक्ट, अगर मोशन का इफेक्ट तुम्हें जानना है तो मोमेंटम को समझना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मोमेंटम जल्दी समझ में नहीं आएगा, उसके लिए थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। सब्र रखो, फल मिलेगा। लीनियर मोमेंटम बेसिकली होता क्या है भाई, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो मास और वेलोसिटी, स्पीड पे डिपेंड करती है। मास और स्पीड पे, ऐसी क्वांटिटी है जो मास और स्पीड पे डिपेंड करती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, तो लीनियर मोमेंटम बेसिकली मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, PmV। कैसे लिखेंगे, PmV। P किसके लिए होता है, मोमेंटम के लिए, M स्टैंड्स फॉर मास एंड V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब जो मोमेंटम है वो कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जहां पर ओके वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका हम यूनिट डिराइव करते हैं। यूनिट कैसे डिराइव करोगे, सिंपल सा है बेटा, खाली फॉर्मूला में से तुमको सिर्फ यूनिट रखनी है। मास को किसमें मेजर करते हैं हम, किलोग्राम में, वेरी गुड। वेलोसिटी को किसमें मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे यूनिट क्या बन गया इसका, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब डायमेंशन फॉर्मूला की बात करते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला के लिए डायमेंशन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन ऑफ M, L एंड T। 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज में से रिप्रेजेंटेशन करना है। तो उसमें से M, L, T, मास, लेंथ और टाइम। तो मास एक क्वांटिटी आ गया सीधा सीधा। वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ L अपॉन टाइम इज T रेज़ टू -1। तो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द मोमेंटम इज M1 L1 T -1। चलो सर, आपने अब हमने सब्र कर लिया, अब हमको मोमेंटम का मतलब समझा, वरना हम करेंगे ही नहीं। अरे बच्चा शांति, सब बताएंगे हम। चलो अब तुमको एग्जांपल देता हूं। एक ट्रक लेते हैं और एक कार लेते हैं, एक ट्रक और एक कार लेते हैं।
ठीक है, ट्रक में अच्छा सा ड्राइंग तो नहीं आता मुझे, पर जैसा तैसा मैं बनाता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने ट्रक, और एक ले लेता हूं मैं कार। ठीक है, चलो अब ये ट्रक है और ये कार है। अब दोनों को मुझे सपोज करो कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे पहुंचाना है। ठीक है, स्पीड सेम है, यहाँ पे हमको स्पीड सेम रख दी कि 10 मीटर पर सेकेंड के लिए। तो किसको हमको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा? ऑफ कोर्स सी बात है, ट्रक को और कार को कम देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। चलो उल्टा केस देखते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, अब दोनों गाड़ी को हमको रोकना है, तो किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा? ऑफ कोर्स सी बात है, अगेन तुम बोलोगे सर ट्रक, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है और कार का मास कम है। ठीक है, चलो अब दूसरी चीज देखते हैं हम कि एक सेम मास, अब ये जो केस देखेंगे वो सेम मास का देखेंगे, अगर मास सेम होता है। ठीक है, अब इसके लिए एग्जांपल ले लो बुलेट का। ठीक है, ये बुलेट ले ली मैंने। चलो ये बुलेट को देखना है, जोरदार एग्जांपल है। बुलेट को ऐसे हाथ से पकड़ के फेंक के मारो तो कैसा लगेगा? ठीक है, थोड़ा इंपैक्ट लगेगा, कोई इतना फोर्स ज्यादा लगेगा नहीं। बट इसी चीज को अगर मैं बहुत स्पीड मतलब गन में शूट करूं, ठीक है, गन से शूट करूं तो क्या होगा? गन से शूट करूंगा तो क्या होगा? वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो सीधा का सीधा कोई भी चीज में पियर्स होकर सीधा बाहर निकल जाएगा। तो रीजन क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी का है। ठीक है, तो अब समझ में आया मोमेंटम क्वांटिटी कैसे फील करना पड़ता है स्टूडेंट्स। फील, ये तुम ऐसा फिजिकली नहीं समझ सकते हो, फील करो। ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स को समझने के लिए, और न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ना, इस पे ही देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक तुम्हें समझ में आया? अच्छा, दूसरी चीज, जो मोमेंटम है ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिपेंड करता है डायरेक्शन पर। ठीक है, ऐसी डायरेक्शन को मान लो अगर पॉजिटिव लिया है मोमेंटम को P, तो इस डायरेक्शन तुमको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते थोड़ा, अगर ये बॉडी है, इसके पास कुछ मास होगा, वेलोसिटी होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके पास मोमेंटम भी होगा ही। अब समझे? आया ना समझ में फिजिक्स का जादू? चलो ठीक है, फटाफट कॉपी करने हैं नोट्स, कॉपी कर लो। चलो भाई, आखिरकार अपना इम्तिहान की घड़ी खत्म हुई, मतलब वेटिंग पीरियड खत्म हुआ। चलो भाई, वेटिंग पीरियड खत्म हो गया, अब क्या करते हैं? न्यूटन के 3 लॉ आ गए, न्यूटन के 3 लॉ आ गए, फटाफट से न्यूटन के लॉ अब हम सॉल्व करेंगे। तो पहला जो न्यूटन का लॉ देता है वो गैलीलियो के लॉ से मिलता है, मतलब उसने गैलीलियो के लॉ को स्टडी करके और भी सारे इंप्रूवमेंट करके एक लॉ बना दिया जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, और वो लॉ तुमको कहीं ना कहीं पता है, देख लो। अ बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में चलता ही जाएगा। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं होता हो या फिर नेट बैलेंस फोर्स 0 हो। ठीक है, दोनों में से एक चीज है। तो देखो ये लिखा हुआ है, इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी देन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज। अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, ठीक है, या 0 वेलोसिटी होगी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। वापस से न्यूटन के फर्स्ट लॉ को देखते हैं कि बॉडी अगर अपनी पोजीशन रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर नेट बैलेंस फोर्स 0 हो या फिर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स हो ही नहीं। ठीक है, अनलेस इट एक्टेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे तभी वो मोशन करेगी, अदरवाइज तो अपनी जगह पर रहेगी। ये तो ऐसी बात हो गई क्लास में कि सीधा लड़का बैठा है, जब तक उसकी छेड़ती ना करो तब तक वो शांत है, जब छेड़ती करोगे तो लपाक के लगा देगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो छेड़ती रूल देता है, पहला है फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ बोलता है कि ये जो लॉ बताया, मोशन बताया, ये फोर्स के बारे में बताता है। ये फोर्स के बारे में क्या बताता है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम है, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी का जो चेंज है, बच्चा आएगा समझ में। मोमेंटम थोड़ा टफ है स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। तो अगर जो मोमेंटम का चेंज है वो क्या होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। जो फोर्स आ रहा है उसके मोमेंटम में चेंज, सपोज बॉडी कुछ मास और वेलोसिटी से भाग रही है, अचानक से उसने अपनी स्पीड चेंज की तो मोमेंटम चेंज होगा क्या? नहीं होगा। मास से वेलोसिटी चेंज हुई है तो अपना मोमेंटम
चेंज किया। अगर मोमेंटम चेंज होता है तो वहां पे फोर्स लगेगा ही लगेगा। याद रखना स्टूडेंट्स, अगर बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है तो उस पर फोर्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है, या तो मास के फॉर्म में चेंज करो या तो वेलोसिटी के फॉर्म में चेंज करो, बट फोर्स तुमको लगेगा। ठीक है, अब इस सेकंड लॉ का दूसरा डेरिवेशन भी, मतलब दूसरा भी डेफिनेशन बोल सकते हैं। The net force on the body is a product of mass into acceleration। अब देखो मैंने क्या बताया था, सेम मास के साथ बॉडी कुछ जा रहा था, अचानक से उसकी स्पीड चेंज हुई। चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। तो जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं थर्ड लॉ की बात करूंगा। तो थर्ड लॉ बेसिकली है क्या, कि इस दुनिया में हर एक एक्शन का एक उल्टा रिएक्शन है। तो ये तो बहुत इजी सा लॉ है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दूसरा इसका देखना हो कि जब दो बॉडी इंटरएक्ट से टकराती है तो होता क्या है, ये वाली बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी उतना ही जितना ये वाली बॉडी इस पे लगाएगी। ठीक है, अगर मैं टकराता हूं से तो होता क्या है कि सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इनका डायरेक्शन अलग होगा। ठीक है, अगर मैं सपोज कोई बोर्ड पे से जोर से मारा, मैंने जोर से मारा, जिस फोर्स से मैंने मारा उसी फोर्स से इंपैक्ट मुझे भी लग रहा है। मतलब ये किसी को मैं थप्पड़ मार रहा हूं तो मेरे हाथ को भी उतना ही इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिर्फ डिफरेंस इतना हो रहा है इसके अंदर कि मेरी डायरेक्शन ऐसी थी और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये न्यूटन्स के लॉ है। अब मैं न्यूटन्स के लॉ को तुमको अच्छे से वापस समझाऊंगा। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक खत्म किया। ओके स्टूडेंट्स, अगले वाले वीडियो के अंदर हम सारे के सारे न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और उससे बेसिस थोड़े एप्लीकेशन भी देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।